हाय ऑल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट स्प्रिंग बूट के। तो कुछ लोगों का कमेंट था स्प्रिंग बूट के लिए। तो मैं स्प्रिंग बूट स्टार्ट कर रहा हूँ, बट स्प्रिंग बूट के लिए हमारे पास में जो है पहले जो प्रेरिक्विजिट है वो पहले उसको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में हम लोग स्प्रिंग बूट स्टार्ट करते हैं ये। तो जो भी हमारा स्प्रिंग बूट को लर्न करने के लिए जो भी हमारा पहले प्रीरिक्विजिट रहेगा। तो अगेन जो स्प्रिंग बूट है वो एक एडवांस मॉड्यूल ही है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हम सीरीज देख रहे हैं, बट कुछ लोगों की डिमांड में मैं पैरेलली स्प्रिंग बूट भी जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और जो एकदम बिगनर है उनको स्प्रिंग कोर से अपना जो है वो स्टार्ट करना है यहाँ पर ये। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले आता है हमारा ये कोर जावा। तो इट इज़ अवर J2SC टेक्नोलॉजी। सो कोर जावा हमारा स्ट्रांग होना चाहिए सबसे पहले ये। और कोर जावा के बाद में जहाँ पर हम यदि एडवांस जावा की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो हमें ये एज ए JDBC जहाँ पर हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। और सर्वलेट सर्वलेट और JSP का थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पर हमको चाहिए होता है यहाँ पर ये। तो ये जो है वो प्रीरिक्विजिट है। उसके बाद में है हम जो वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क है लर्न करते हैं। तो इसके बाद में हमें स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो लर्न करना। अब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो है हमारे पास में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं। तो इसी पर्टिकुलरली स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमारे पास में है जो हमारा बेस मॉड्यूल है वो है हमारा ये स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग AOP, स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग ORM। तो ऐसे क्या हमारे पास में जो है वो काफ़ी सारे जो मॉड्यूल है वो हमारे ये इस पर्टिकुलरली स्प्रिंग के फ्रेमवर्क में है यहाँ पर ये। तो ये पर्टिकुलरली मॉड्यूल को जो है वो हमको यहाँ पर ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क में लर्न करना है जहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो हमारा सेमी डेवलप्ड कोड है, टॉप ऑफ द वर टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी जो है ये J2EE टेक्नोलॉजी है। उसके टॉप पे हमारे पास में फ्रेमवर्क है जो हमारे J2EE के कोड को जो है वो रिड्यूस करता है ये, उसके डेवलपमेंट को इजी करता है ये। और इसके बाद में आता है हमारा ये स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को ही क्रिएट करने का जो है वो एक अप्रोच है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में जहाँ पर काफ़ी सारा हमारे पास में जो होता है वो एज ए ये J2EE टेक्नोलॉजी का जो कोड है वो हमारे पास में अवेलेबल होता है। और यहाँ पर हम लोग उसके टॉप पर जो है वो कोड राइट करते हैं ये। तो डेवलपर का वर्क जो है वो इजी होता है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्क करके है यहाँ पर जो है कम्युनिटी ने स्प्रिंग बूट क्रिएट किया है। तो जो मॉड्यूल स्प्रिंग फ्रेमवर्क के रहेंगे वो सेम मॉड्यूल जो रहेंगे वो स्प्रिंग बूट के साथ में इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन स्प्रिंग बूट में हमें और लेस कोड राइट करना पड़ेगा और काफ़ी सारे हमें यहाँ पर जो है वो
कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे लिए प्रीरिक्विजिट है, हमें ये कोर जावा, एडवांस जावा और स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एटलीस्ट हमें स्प्रिंग कोर, एमवीसी, जेडीबीसी, ओआरएम का ये कम से कम नॉलेज चाहिए ही चाहिए ये। यदि ये नॉलेज रहेगा तो स्प्रिंग बूट कुछ भी नहीं है। अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग स्प्रिंग बूट लर्न करते हैं तो हमें वो फील नहीं होता ये। तो यहाँ पर जो है ये स्प्रिंग बूट हमारे पास में हम लोग इस पर्टिकुलरली प्लेलिस्ट में हम लोग देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि हम लोग किसी भी तरीके का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो वो एप्लीकेशन हम लोग जो है एज ए एडवांस जावा J2EE टेक्नोलॉजी में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, या स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्रिएट कर रहे हैं, या स्प्रिंग बोर्ड में जो कि हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे। तो क्या उसके लिए जो है हमारे पास में प्राइमरी जो है वो उसका आर्किटेक्चर रहता है ये, मिनिमम मिनिमम आर्किटेक्चर जो है वो हमको लगता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन को जो है वो डेवलप्ड करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास में जो एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली तीन टाइप के हमारे पास में एप्लीकेशन है जो हम लोग जावा से जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो एक हमारे पास में जो एप्लीकेशन है वो वो है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है बेसिकली हमारे पास में जो होती है कैटेगरी होती है। एक होता है हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसमें कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या डिवाइस ड्राइवर उस तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं, और दूसरे हमारे पास में आते हैं एज ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इन्हीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हमारे पास में कुछ कैटेगरी है, जिसके अंदर एक होता है हमारे पास में स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो एक हमारे पास में जो होता है स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, जो कि हमारा सिंगल मशीन के ऊपर हमारा एप्लीकेशन रन होता है ये। तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो वो एप्लीकेशन सिंगल मशीन पे रन होंगे, वो हमारे स्टैंड अलोन की कैटेगरी में आएंगे। फिर एक हमारे पास में होता है एज ए वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन में जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रिमोटली किसी सर्वर पे होता है, और विद द हेल्प ऑफ सम क्लाइंट सॉफ्टवेयर, विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर हम क्या करते हैं उसको एक्सेस करते हैं, जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ऐसा ही हमारे पास में एप्लीकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो ये हमारे पास में ये मल्टीपल टाइप के जो होते हैं एप्लीकेशन होते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को ही हम लोग एज ए हाई लेवल ही हमारी टर्मिनोलॉजी होती है वेब सर्विसेज। तो मॉडर्न एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं कि वेब सर्विसेज जो है वो क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में हम लोग वेब सर्विसेज क्रिएट करेंगे। वेब वेब एप्लीकेशन के केस में हमारे पास में जो सर्वर से जो है वो वेब कंटेंट आएगा, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके का जो कोड है वो सर्वर साइड से आता है और ये ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ से जस्ट डेटा पार्ट आता है, फिर हम उसको कंज्यूम करते हैं हमारी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी में या फिर ब्राउज़र पे। तो ये हमारे पास में क्या है, टाइप ऑफ एप्लीकेशन है ये। तब ये जो एप्लीकेशन जो है ये जनरली, तो जावा बेस्ड एप्लीकेशन जो मोर फेमस है वो इस टाइप की एप्लीकेशन के लिए वेब और डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर जो होते हैं यहाँ पर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मोस्टली जहाँ पर हम लोग डिवाइस ड्राइवर या ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं उस केस में हम लोग मोस्टली C++ का यूज़ करते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो अपनी एक बिजनेस कैपेबिलिटी होती है ये। तो ये हमारे पास में ये क्या है कि ये
टाइप ऑफ ये एप्लीकेशन है। तो हम लोग मेनली जो है वो अभी के आर्किटेक्चर में, जहाँ पर हम लोग स्प्रिंग स्प्रिंग बूट जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, तो हम उसका यूज़ एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो होते हैं वो मल्टीपल मशीन पर वर्क करते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग जो करते हैं वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जिसका कि हम लोग बिजनेस में यूज़ करते हैं, हमारा क्लाइंट जो है बिजनेस में यूज़ करता है। तो ये इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेब एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। तो ये वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है। ये एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन है, इसमें हम लोग दोनों टाइप के एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली वेब एप्लीकेशन के लिए हम लोग अभी के समय में एंगुलर और रिएक्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोग पूरा वेब डेवलपमेंट डिफरेंट करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड केस में हम लोग वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं यहाँ पर ही। तो अभी पहले हम इसके आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसी आर्किटेक्चर को हम लोग पहले जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसके ड्रॉबैक देखते हैं क्या थे, कि वो हमारे पास में जो है वो स्प्रिंग बूट आया है, क्या हमको उसके एडवांटेज मिले और ये क्यों ये मार्केट में अभी बूम में है ये। तो किसी भी टाइप का एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करोगे यहाँ पर, तो उसमें तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन हमारे पास में होंगे। अब उसमें हम लोग एक एप्लीकेशन का हम लोग आर्किटेक्चर देखते हैं यहाँ पर ये। तो हम लोग किसी भी तरीके की जब एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, तो हम लेट से स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो है वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क यदि यूज़ करते हैं और इसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल हम लोग जो है वो एडवांस जावा J2EE टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो किसी भी तरीके से हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमको उसको लेयर्स के फॉर्मेट में जो वो सोचना पड़ता है। तो हमारे पास में क्या है ये, हमारे लेयर्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो कंपोनेंट है। तो हम लोग यहाँ पर इसको जो बोलते हैं एज ए प्रेजेंटेशन लेयर बोलते हैं, या एपीआई लेयर बोलते हैं। तो ये स्प्रिंग बोर्ड का क्लास है, तो इसके लिए जो है पहले से ही हमारा स्प्रिंग के जो फंडामेंटल है और अ, ये जो एडवांस जावा कोडावा के फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, तभी ये इसको स्टार्ट करना स्प्रिंग बोर्ड को, अदरवाइज इतना फील नहीं होगा। नहीं तो इसके लिए पहले जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे यहाँ पर जो है वो उसको लर्न करना चाहिए। तो ये हमारे पास में क्या है, ये प्रेजेंटेशन लेयर है, और हम उसको प्रेजेंटेशन लेयर बोलेंगे या हम उसको एपीआई लेयर बोलेंगे। यहाँ पर हमारा रहेगा सर्विस लेयर, और यहाँ पर हमारा रहेगा परसिस्टेंस लेयर। तो हम कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं एंटरप्राइज लेवल पे, तो हमें मिनिमम मिनिमम इतनी लेयर लगती है, जहाँ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो इंटरेक्ट करता है हमारा एंड यूज़र से। यहाँ पर जो है वो एंड यूज़र इंटरेक्ट करता है यहाँ पर ये। अब ये एंड यूज़र पे हमारा कुछ सिस्टम भी हो सकता है, या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है, या कुछ अदर एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर से ये जो है एंड यूज़र हमारा इंटरेक्ट करता है, वो परसिस्टेंस लेयर से हमारा जो है वो डेटाबेस इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो ये हमारा जो है ये परसिस्टेंस लेयर से हमारा जो है वो डेटाबेस इंटरेक्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर जो है हमारा परसिस्टेंस लेयर से हमारा जो है ये क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा, सॉरी, प्रेजेंटेशन लेयर से हमारा क्लाइंट इंटरेक्ट करेगा और परसिस्टेंस लेयर से हमारा डेटाबेस इंटरेक्ट करेगा। और ये एप्लीकेशन होगा हमारा सर्वर पर। तो ये हमारा रहेगा सर्वर, सर्वर के ऊपर रहेगा ये हमारा एप्लीकेशन। और जो सर्वर रहेगा वो टॉप ऑफ द अवर जेवीएम वर्क करेगा। तो ये टॉप ऑफ द जेवीएम वर्क करेगा यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क यदि यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर सारे लेयर्स पे क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में क्या होती है, एप्लीकेशन के लेवल पे क्लास होती है। अब लेट से यदि हम इसको ई कॉमर्स प्रोडक्ट माने तो हमारे पास में एक ये प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो है वो क्लास है यहाँ पर ये। तो प्रोडक्ट सर्विस प्रोडक्ट डाउ। तो हर लेयर पे हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, फिर इनके बीच क्या करेंगे, जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो हमको क्रिएट करना पड़ेगा। फिर इनके बीच में क्लास को हमको स्कोप प्रोवाइड करना है। तो बिजनेस क्लासेस जो होती है वो हमें सिंगल टर्न रखना है, बिकॉज इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं है। तो उस केस में हमें यहाँ पर सिंगल टर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी रहेगी। फिर हमको ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो वो भी हमको करवाना है। हमको एक पर्टिकुलरली क्लास के ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। तो एप्लीकेशन के लेवल पे इतनी क्लासेस नहीं होती है, काफ़ी सारी क्या होती है, क्लासेस होती है हमारे पास में हर लेयर के ऊपर। अभी ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर प्रोडक्ट, ऑर्डर, शिपिंग, काफ़ी सारी क्लासेस हो सकती है हर लेयर पे, ये होती है बिजनेस क्लास। अब इसके अलावा जो हमारे पास में भी क्लासेस रहेगी यहाँ पर, लाइक और भी क्लासेस रहेगी यहाँ पर जो कि मेलिंग से रिलेटेड होगी या फिर पासवर्ड यूटिलिटी से रिलेटेड होगी या कोई थर्ड पार्टी कॉल करेगी। तो सर्विस लेयर से भी क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से जो क्लासेस है वो यहाँ से वो कॉल होगी, वो हो सकता है थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए कॉल हो। यहाँ पर ये लाइक हम लोग यहाँ पर कुछ पासवर्ड यूटिल क्लास रख रहे हैं, या हम लोग यहाँ से कुछ मेलिंग का फंक्शनलिटी कॉल कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास में क्लासेस है। फिर यहाँ पर कुछ हम लोग थर्ड पार्टी सर्विसेज कॉल कर रहे हैं या फिर थर्ड पार्टी सर्वर कॉल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर क्या हो सकती, क्लास हो सकती है। जिससे कि क्या होगा कि ये इससे क्या करेगा, ये कम्युनिकेट करेगा ये। तो ये लेयर कम्युनिकेट करेगी तो क्या होती है कि हमारे पास में काफ़ी सारी यूटिलिटी क्लासेस भी होती है अपार्ट फ्रॉम जो कि बिजनेस क्लास है। उसके अलावा भी हमारे पास में क्या है, यूटिलिटी क्लासेस भी यहाँ पर जो है वो होती है। तो बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारी हमारे पास में प्रोजेक्ट के लेवल पे जो है वो क्लासेस होती है। अब इन पर्टिकुलरली क्लास को हम लोग यदि मैनुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम बिजनेस लॉजिक हमें जो है वो इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का और इनके ऑब्जेक्ट को कोलैबोरेट करवाने के लिए भी काफ़ी कोडिंग करने के लिए हमको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, उनके बीच में कोलैबोरेट करवाना, उनको एज ए सिंगल टन करना डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू। तो ये क्या है कि काफ़ी सारे हमको उसके लिए क्या है, एफर्ट लगाने पड़ेंगे एज ए डेवलपर। बट जो मॉडर्न एप्लीकेशन होते हैं उसमें ये हमारे पास में जो कॉमन टास्क होते हैं उसके लिए हमको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। तो उसके लिए हमें भी फ्रेमवर्क का यूज़ करना है। तो उसमें से हम क्या करते हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का जो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल है वो क्या है, इट इज़ कॉमन फॉर ऑल। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग
का जो कोर मॉड्यूल है वो सारी लेयर्स के लिए हमारे पास में सारी लेयर्स के लिए जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और उनके बीच में वो कोलैबोरेट करवाएगा विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो मेरा जो ऊपर की तरफ जो क्लास चल रहा है एक प्लेलिस्ट में, जहाँ पर मैं स्प्रिंग कोर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो स्प्रिंग कोर को डीपली देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में आईओसी कंटेनर होते हैं जो कि आईओसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और यहाँ पर जो होता है वो एज ए डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है यहाँ पर ये। तो एक क्लास की दूसरी क्लास पे क्या है, डिपेंडेंसी है जो कि क्या होती है यहाँ पर, ये इंजेक्ट होती है ये। तो ये सारी लेयर्स पे काम करते हैं जिनका काम है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, उसको स्कोप देने का, उसके बीच में डिपेंडेंसी इंजेक्शन लगाने का ये। तो अब यहाँ पर आईओसी कंटेनर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और डीआई परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमारे पास में क्या होती है, अप्रोचेस होती है, जिसमें कि जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि जो है वो हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग पास करवाते हैं, तो हमारे पास में कुछ कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो एक हमारे पास में जो है वो एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। एक हमारे पास में एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ पर हमें सारा के सारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन का काम जो है वो एक्सएमएल के अंदर देना है। एक हमारे पास में जो है वो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो इंस्टेड ऑफ एक्सएमएल हमें जावा का क्लास राइट करना है। और एक हमारे पास में है एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, एनोटेशन बेस्ड, जहाँ पर हमें जो है वो एनोटेशन का यूज़ करके जो करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और उनके बीच में डीआई परफॉर्म करना है यहाँ पर ये। तो ये मल्टीपल अप्रोचेस है जिसकी हेल्प से हम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पर, और हमारे पास में क्या होते हैं, स्प्रिंग के आईओसी के कंटेनर होते हैं। कंटेनर इज ए रेडीमेडेड क्लासेस है जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करती है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो ये हमारे पास में क्या है कि ये कुछ अप्रोचेस है। अब हमको इन्हीं अप्रोचेस को फॉलो करते हैं यदि हम, तो हमारे पास में आते हैं डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस, हम लोग उसको बोल सकते हैं। चैलेंजेस नहीं बोलेंगे हम लोग, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ड्रॉबैक बोलेंगे उसको, कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के क्या ड्रॉबैक थे। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने जो रिजोल्यूशन दिया हमको ये, वो J2EE एप्लीकेशन के लिए दिया, बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक थे जिसको कि स्प्रिंग बूट ने रिजॉल्व किया, स्प्रिंग पे और काम करके उसको रिजॉल्व किया, और डेवलपर के एफर्ट को जो है वो यहाँ पर ये कम किया। तो सबसे पहले हमको देखना है कि प्रॉब्लम कौन से है। तो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल जो है वो बेसिकली क्या करता है, स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल हमारा हर लेयर के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, उनके बीच में डीआई परफॉर्म करता है। बट ये जो है बेस मॉड्यूल है जिसका काम है ऑब्जेक्ट रिलेटेड या डिपेंडेंसी रिलेटेड चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। बट यदि हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल। हमें वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना है या फिर वेब सर्विसेज हमको क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एमवीसी मॉड्यूल यूज़ करते हैं हम लोग। दोनों चीज़ें जो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन भी वेब सर्विसेज भी। अब ऐसे हमें क्या करना है कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो ये हमारे पास में क्या है, ये स्प्रिंग का जो है वो जेडीबीसी मॉड्यूल है। या फिर स्प्रिंग नहीं, हमको जो दे के रखा हुआ है स्प्रिंग ओआरएम मॉड्यूल, जहाँ पर हाइबरनेट की हेल्प से हम करते हैं। अब इसके अलावा जो भी हम लोग यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल,
काफ़ी सारे मॉड्यूल है, तो वो हमको यहाँ पर क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करवाना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी टाइप की एप्लीकेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है वो ये लेयर अप्रोच का यूज़ कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, उसको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये मान के चलते हैं कि हम कुछ एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये, ताकि हमको पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क के चैलेंजेस समझ में आए, तो हम हमें स्प्रिंग बूट के एडवांटेजेस जो है वो समझ में आएंगे, और हम देखेंगे कि स्प्रिंग बूट ने हमें दिया क्या है। तो यहाँ पर जो है वो हम एक क्या कर रहे हैं कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो एक छोटा सा यदि हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करें यहाँ पर ही, तो हमें वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी जो स्टेप्स है उसको हमको फॉलो करना है। तो पहले उसको हम लोग देखते हैं। तो हमको क्या करना है पहले कि मेवन प्रोजेक्ट जो है वो उसको क्रिएट करना है। फिर हमें क्या करना है, ऐड द डिपेंडेंसी। तो हमें जो है वो स्प्रिंग कोर की जो है वो डिपेंडेंसी वो ऐड करना पड़ेगी, जहाँ पर हम जिस भी वर्जन का हम लोग स्प्रिंग यूज़ कर रहे होंगे, हमको वो वर्जन के साथ में वहाँ पर डालना पड़ेगा यहाँ पर ये स्प्रिंग एमवीसी। यदि हम वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, वेब सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें एमवीसी की डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगी यहाँ पर ये। और यदि हम लोग डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं तो जेडीबीसी या ओआरएम के हमारे पास में डिपेंडेंसी हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगी। अब ये डिपेंडेंसी के अलावा भी हमें थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी लगती है, जो कि चैलेंजिंग होता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर डिपेंडेंसी के वर्जन को फाइंड आउट करना। तो ये है ऐड द डिपेंडेंसी कोर एमवीसी ओआरएम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर जो है हमें जो भी स्प्रिंग कोर की यदि हम लोग डिपेंडेंसी लगा रहे हैं, स्प्रिंग एमवीसी की लगा रहे हैं, और हम लोग यदि वेब सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, तो हमें जो है वो जाक्सा रिलेटेड डिपेंडेंसी भी लगेगी, जो कि क्या करेगी, जावा ऑब्जेक्ट को जो है वो जेसन में कन्वर्ट करेगी, बट उसके लिए हमें उसके वर्जन का पता होना चाहिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें जो है वो वर्जन कॉन्फ्लिक्ट के काफ़ी सारे इशू आते हैं बेस्ड ऑन स्प्रिंग फ्रेमवर्क, कौन से हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो है वो हमको यूज़ करना है। हम ओआरएम यूज़ कर रहे हैं तो हमें हाइबरनेट से रिलेटेड जो है वो लाइब्रेरी चाहिए। तो कौन से वर्जन की कॉम्पेटेबल रहेगी हमारे पास में, तो वो हमें यहाँ पर वो रिजॉल्व करना पड़ेगा ये। तो ये एक जो है ये चैलेंजिंग रहता है हमारे स्प्रिंग के एप्लीकेशन में ये। अब उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करते हैं। एड कॉन्फ़िगरेशन इन। तो जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, हम लोग एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं या जावा बेस्ड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, या हम लोग जो भी हमारा एनोटेशन बेस्ड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हमें कॉन्फ़िगरेशन को जो है वो प्रोवाइड करना है यहाँ पर ये। तो फिर जो है हमें जो हमारा जो वेब डॉट एक्सएमएल होता है, वेब डॉट एक्सएमएल या वेब इनिशलाइजर, हमें इसको ऐड करना पड़ता है।
फिर ये सब कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट है। फिर हमें जो है वो डिस्पैचर सर्वलेट। तो वेब डॉट एक्सएमएल में या वेब इनिशियलाइजर में हमें क्या डिस्पैचर सर्वलेट को जो है एज ए फ्रंट कंट्रोलर जो है वो हमको उसको यहाँ पर ये ऐड करना पड़ता है। फिर यदि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें क्या करना है कि डेटा सोर्स को जो है वो हमें यहाँ पर क्या करवाना है, वो ऐड करवाना है। तो ये क्या होती है कि स्टेप्स रहती है जो कि हमें एज ए डिपेंडेंसी पास करना है या एज ए हमको कॉन्फ़िगरेशन पास करना है। फिर हम क्या करते हैं, कंट्रोलर क्लास राइट करते हैं, सर्विस क्लास राइट करते हैं, डाउ क्लास राइट करते हैं, ऐड कंट्रोलर सर्विस परसिस्टेंस और डाउ। और क्या करते हैं यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट रिक्वेस्ट मैपिंग। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो रिक्वेस्ट मैपिंग को जो हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तब जाके हमारा जो है मिनिमम मिनिमम जो एप्लीकेशन का जो है वो फ्लो यहाँ पर ये क्रिएट होता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो हमारे पास में मेजर चैलेंजेस जो होते हैं, सबसे पहला इसको हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक ऑफ अवर स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो ये इतना जो हमारे पास में स्टेप है, इतना जो हमारे पास में स्टेप है, सिक्स तक का जो हमारे पास में स्टेप है, लाइन नंबर सिक्स तक का। अब यहाँ पर जो है वो एक तरीका का ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमें हर एप्लीकेशन के अंदर राइट करना पड़ता है ये। तो यहाँ पर जो है वो हमें किसी भी मॉड्यूल की हम लोग डिपेंडेंसी ऐड कर रहे हैं, लाइक हम यहाँ पर एमवीसी की ऐड कर रहे हैं, ओआरएम की ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या है उससे कॉम्पेटेबल जो है वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी भी क्या होती है हमको वो लगती है। तो उससे रिलेटेड हमें क्या होती है थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी भी हमको लगती है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमें जो वर्जन कॉम्पेटिबिलिटी के जो है वो हमें जो इशू आते हैं यहाँ पर ही। तो लाइक हमारे पास में यदि हम लोग स्प्रिंग एमवीसी का यूज़ कर रहे हैं तो हमें पहला जो इशू आएगा वो एज ए ये वर्जन कॉन्फ्लिक्ट का इशू यहाँ पर आएगा। अब यदि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग एमवीसी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो डिपेंडेंसी लेते हैं वो स्प्रिंग एमवीसी की लेते हैं, स्प्रिंग वेव और स्प्रिंग वेव एमवीसी। तो सिंपल हम लोग यदि स्प्रिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो हमें क्या करना पड़ती है, डिपेंडेंसी लेना पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो है हमें यहाँ पर जो है वो एज ए जैक्सन की भी डिपेंडेंसी जो है थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी वो लगेगी उनकी। हमें यहाँ पर जो है वो जावा के ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमको यहाँ पर जो है वो जैक्सन की भी जो है वो डिपेंडेंसी लगेगी यहाँ पर ये, बिकॉज ये जो ये वाला जो मॉड्यूल है इससे हम लोग क्या कर रहे हैं सर्विसेज को क्रिएट कर रहे हैं। अब यदि हम लोग यदि स्प्रिंग का ओआरएम मॉड्यूल यदि यूज़ कर रहे हैं
तो यहाँ पर जो है हमें वो हाइबरनेट की जो डिपेंडेंसी लगेगी, तो हमें यहाँ पर हाइबरनेट का 5.x वर्जन यूज़ करना है, या फिर हाइबरनेट का जो है वो 6.x वर्जन यूज़ करना है। ये हमें जो है वो देखना पड़ेगा, ये कौन सा वर्जन जो है कॉम्पेटेबल है उस स्प्रिंग के वर्जन के लिए। अब हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग का जो वर्जन है, स्प्रिंग का जो ORM का वर्जन या वेब का वर्जन है, हम लोग 1.x 2.x 4.x, अभी के समय में क्या चल रहा है हमारा 6.x जो है वो चल रहा है करंट में। तो जो भी हम लोग वर्जन यहाँ पर यूज़ करते हैं हमारे फ्रेमवर्क का, तो उससे रिलेटेड जो भी हमें यहाँ पर थर्ड पार्टी जो लाइब्रेरी जो है उसके भी वर्जन को हमें यहाँ पर कॉम्पेटिबिलिटी देखना पड़ेगी। ये तो ये काफ़ी क्या होता है, चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है हमारे लिए एप्लीकेशन के लेवल पे। हमें यहाँ पर क्या है कि वर्जन कॉन्फ्लिक्ट के इशू आते हैं। अब प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी जो है वो लाइब्रेरी यूज़ होती है, काफ़ी सारे मॉड्यूल यूज़ होते हैं, इतने ही नहीं होते। तो हमें ये भी क्या करना पड़ता है, इसको भी देखना पड़ता है। अब स्प्रिंग वेब के केस में यदि हम JSP का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर JSP से रिलेटेड और भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लगती है, रिलेटेड टू JSTL, रिलेटेड टू जास्पर। तो वो भी हमको यहाँ पर देखना पड़ती है। तो यहाँ पर वर्जन कॉन्फ्लिक्ट के जो है वो इशू आते हैं यहाँ पर ये। फिर एक इशू आता है हमें ये कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे। तो हम क्या कर रहे हैं, यदि किसी भी टाइप का जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, लाइक हमारा जो XML बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर, या फिर जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास में, या हमारे पास में जो है वो एज ए एनोटेशन बेस्ड है, किसी भी तरीके के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पर किसी भी तरीके से करें, एनोटेशन बेस्ड भी करेंगे हम लोग, तो हमारा काफ़ी लेवल तक के जो है वो ऑटो वायरिंग के केस में जो है वो कॉन्फ़िगरेशन का जो साइज है वो कम होता है विद द हेल्प ऑफ आवर कंपोनेंट क्लास। जो कंपोनेंट क्लासेस जो है, हम लोग @कंपोनेंट से क्लास को डिनोट करते हैं, कंपोनेंट स्कैन टैग का यूज़ करते हैं यहाँ पर ऑटो वायरिंग के साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैनुअल क्लास जो राइट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट रिलेटेड जो क्लासेस जो है, ये जो लेयर्स पे जो क्लासेस है ये, तो यहाँ पर हम लोग कोड रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर ये। बट स्टिल हमारे पास में अभी भी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रहता है ये, जहाँ पर कुछ यूज़र डिफाइंड हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, सॉरी प्री डिफाइंड क्लासेस जो है ये, प्री डिफाइंड क्लासेस जो है ये, उसके लिए जो है हमें यहाँ पर एक मैनुअल क्लासेस है जहाँ पर हमारा कंपोनेंट स्कैन विथ ऑटो वायर्ड हम काफ़ी कम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। XML में तो हमें बहुत ही करना है, जावा बेस्ड में भी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि XML का अल्टरनेटिव है ये। फिर हमारे पास में एनोटेशन बेस्ड अप्रोच आती है, जहाँ पर हम लोग कंपोनेंट की स्कैनिंग करवाते हैं, और ऑटो वायरिंग एनोटेशन का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को कम करते हैं, बट स्टिल हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है फिर भी। तो अब हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन कम तो कर लेते हैं, लेकिन जब जो हमारी कस्टम क्लासेस रहती है उसका कॉन्फ़िगरेशन कम होता है, लेकिन जो हमारे पास में प्री डिफाइंड क्लासेस है, तो लाइक अवर JDBC टेम्पलेट, रेडिस टेम्पलेट, हाइबरनेट टेम्पलेट,
रेस्ट टेम्पलेट तो काफ़ी सारी हमारे पास में क्या होती है, टेम्पलेट क्लासेस होती है। काफका टेम्पलेट, जो हम लोग थर्ड पार्टी यहाँ पर जो है वो क्लासेस यूज़ करते हैं। तो हमें क्या है कि स्टिल जो है वो लॉट ऑफ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो ये तो हमारा इतना कॉन्फ़िगरेशन तो अभी देख लिया हमने ये। इसके लिए इतनी फाइलें राइट करो यहाँ पर ये। तो हमारे पास में एक वर्जन कॉन्फ्लिक्ट है और यहाँ पर क्या लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्प्रिंग बेस्ड जो फ्रेमवर्क होते हैं उसमें, जो कि प्रोजेक्ट काफ़ी पुराने हो चुके हैं, उसमें कुछ नया डेवलपर यदि एंटर करता है तो उसे भी काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। और किसी भी तरीके का यदि वर्जन से रिलेटेड इशू यदि आता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है एक एंटरप्राइज प्रोजेक्ट के लिए। तो हमारे पास में क्या है, ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क के मॉड्यूल्स है। तो इन मॉड्यूलों पे यदि हम लोग काम करेंगे, और काफ़ी सारे मॉड्यूल है, तो जैसे जैसे हम लोग उसको एप्लीकेशन में ऐड करेंगे तो हमें उससे रिलेटेड जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लग रही है उसके वर्जन से रिलेटेड हमारे पास में चैलेंजेस आएंगे ही। और उसके अलावा जो है वो हमें काफ़ी सारा कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा ये। तो पुराने अप्रोच में एक्सएमएल जावा से करो या एनोटेशन बेस्ड अप्रोच से करो, यहाँ पर ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को मैं करके बताऊंगा, जो कि भी मेरा जो सिर्फ स्प्रिंग बेस्ड मॉड्यूल है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क बेस्ड है, जो कि उसका एक डिफरेंट जो प्लेलिस्ट चल रहा है। यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग बूट देख रहे हैं सीधे ही। तो यहाँ पर हमें थोड़ा एडवांस होके आना पड़ेगा। तो यही ड्रॉबैक जो है उन्हीं को यहाँ पर रिड्यूस करता है हमारा स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट जो है वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का ही का कोड ही है, बट वो और लेस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में है। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो स्प्रिंग बूट के अंदर आती है। बूट का मतलब ये है कि एप्लीकेशन जो है वो रेडी रहता है यूज़ करने के लिए। बहुत क्विकली एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। तो काफ़ी सारे जो यहाँ के ड्रॉबैक थे, और उसमें एडिशनल जो हमारा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है वो भी ऐड किया स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के अंदर। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो हमारे पास में मेन जो फैसिलिटी है, सबसे पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में स्टार्टर स्टार्टर डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी तो सबसे पहले हमारे पास में आता है स्टार्टर डिपेंडेंसी। तो स्प्रिंग बूट के अंदर क्या होता है कि स्टार्टर डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में क्या है कि एक स्प्रिंग बूट का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है। तो ये मेरा पुराना वर्क स्पेस है, उसका भी हम लोग जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए स्प्रिंग बूट का सिंपल सा जो प्रोजेक्ट है हम लोग उसको ओपन करते हैं यहाँ पर ये। तो जब भी हम स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, कोई सा भी प्रोजेक्ट, उसके अंदर हमारे पास में ये वाली जो है वो डिपेंडेंसी होगी, पेरेंट डिपेंडेंसी, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एज ए स्टार्टर डिपेंडेंसी। ये वाली डिपेंडेंसी होगी उसके अंदर किसी भी स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसका जो काम जो रहेगा वो रहेगा हमारा वर्जन से रिलेटेड जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करने का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई भी स्प्रिंग बूट के अंदर यदि हम लोग किसी भी तरीके के मॉड्यूल को हम लोग ऐड करेंगे, तो स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग जब मॉड्यूल को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में जो होती है वो मॉड्यूल को ऐड करने के लिए हमारे पास में स्टार्टर क्लासेस होती है।
तो हमारे पास में स्टार्टर क्लासेस होगी। जैसे कि हम लोग यदि स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास में जो स्टार्टर क्लास होगी वो होगी हमारे पास में वेब स्टार्टर। फिर यदि हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो जेडीबीसी के थ्रू जेडीबीसी की स्टार्टर होती है, या हमारा जेपी के लिए जो है वो एज ए हमारे पास में जेपीए का स्टार्टर होगा। यदि हम लोग क्या करते हैं सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं तो हमारे पास में सिक्योरिटी रिलेटेड स्टार्टर यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंसी होती है। हम लोग मेलिंग की फंक्शनलिटी कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो हमारे लिए मेलिंग का जो है वो स्टार्टर होगा। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास में एक स्टार्टर की जो यहाँ पर रहेगी डिपेंडेंसी रहेगी, और एक हमारे पास में जो रहेगा एक ये पेरेंट की डिपेंडेंसी रहेगी यहाँ पर ये। तो ये हमारे लिए क्या करता है, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये उसमें जो हम लोग किसी भी तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं तो उसके लिए ये हमारा जो है ये वर्जन का प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करता है यहाँ पर ये। तो हमें हम लोग किसी भी तरीके का स्टार्टर यदि यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको उसका वर्जन ऐड नहीं करना है, ये हमें जस्ट क्या करना है कि हमें ये यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग बूट का वर्जन डालना है, और हमें यहाँ पर ये उसके स्टार्टर डालना है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी इस पर्टिकुलरली एप्लीकेशन में मैंने यहाँ पर डाला है हमारा ये वेब का स्टार्टर। तो यहाँ पर हमने जस्ट वेब का स्टार्टर डाला और यहाँ पर एक जेपीए का जो स्टार्टर डाला ये। तो ये स्प्रिंग का भी ये सिंपल सा एप्लीकेशन है, अभी आगे मैं क्रिएट करूँगा मैं ये। तो इसको ऐड करने में ही हमारे पास में क्या है कि यहाँ पर वेब से रिलेटेड हमें कौन कौन सा जो वर्जन लेना है या हमें जेपी से रिलेटेड कौन सा वर्जन लेना है, या ऑटोमेटिकली है वो डिटेक्ट कर लेता है। इसके अंदर जो है वो वाली फंक्शनलिटी है ये पेरेंट के अंदर। तो अ, यहाँ पर फंक्शनैलिटी होती है उसके बेस पे ये डिटेक्ट कर लेता है कौन सा वर्जन जो है वो उसको क्या करता है वो डाउनलोड करता है और यहाँ पर क्लास पाथ में सेट करता है। तो यहाँ पर एक स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को चलाने के लिए जो जो भी हमारे पास में डिपेंडेंसी है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग का 6 वर्जन यूज़ कर रहा है यहाँ पर ये। और अ, अ, हम लोग हाइबरनेट का जो है वो 6.x वर्जन यूज़ कर रहा है, और भी जो है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी उसको भी क्या कर ले रहा है वो यहाँ पर वो डाउनलोड कर दे रहा है जो भी उसके लिए कॉम्पेटेबल वर्जन है। तो हमें जो वर्जन से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट है ये सब हमारा जो है वो हमारा ये स्प्रिंग बूट देख लेता है ये। तो जो भी हम लोग स्प्रिंग बूट का वर्जन लेते हैं उसके बेस पे क्या करता है वो उसके वर्जन को वहाँ पर वो रिजॉल्व कर लेता है ये। तो स्प्रिंग बूट से हमें ये एडवांटेज मिलता है कि जो भी हमारे पास में डिपेंडेंसी जो है वो उसका वर्जन से रिलेटेड जो भी रिजोल्यूशन है वो हमारा स्प्रिंग बूट खुद ही कर लेगा ये। फिर उसके बाद में आता है हमारा अगला ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या है कि जब भी हम कुछ एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो है वो उसके अंदर क्या करना पड़ती है कॉन्फ़िगर करना पड़ती है। लाइक हम यहाँ पर जो है वो डेटाबेस से जो कनेक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग कनेक्शन पूल का जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो हम उसको एक्सएमएल में या जावा कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं। फिर कंपोनेंट स्कैनिंग। फिर यहाँ पर जो यदि हम लोग यहाँ पर हमें जो एम्बेडेड सर्वर का भी क्या मिलता है फैसिलिटी मिलता है, तो इसको भी हम क्या करते हैं कि
ये भी क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन हमें करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकली देखेंगे तो सब हमें ये अंडरस्टैंड होगा। ये तो काफ़ी सारे लेवल के क्या होते हैं हमारे पास में, कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये। तो डेटाबेस लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन है, सर्वर के लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसके लेवल पे हमें क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। फिर स्टार्ट आईओसी कंटेनर, तो हमारा टाइप ऑफ द एप्लीकेशन क्या होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटो आईओसी कंटेनर जो है वो डिटेक्ट होता है यहाँ पर ये। तो वेब एप्लीकेशन है तो वेब वाला होगा, फ्लक्स वाला है तो वेब फ्लक्स वाला होगा, सिंपल है तो सिंपल आईओसी कंटेनर जो होगा यहाँ पर क्रिएट होगा, सब ऑटोमेटिकली होगा यहाँ पर ही। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लगता ही है। अब ये कैसे लगता है इसको मैं जो है वो स्प्रिंग के एप्लीकेशन में जो है मैं एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो बेसिकली स्प्रिंग के यहाँ पर डिपेंडेंसी के अंदर, यहाँ पर जो है हमारे पास में फैक्ट्री क्लास रहती है यहाँ पर ये। अब इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे टाइप के जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की क्लासेस है यहाँ पर ये, जो कि लगती है उसमें ये। तो हम उसको देखेंगे ये कैसे लगती, किस तरीके से वो इंटरनली काम करता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन डीपली ये। अभी जस्ट ये इंट्रोडक्शन है, तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की यहाँ पर ये जो है ये फीचर मिलता है ये। अब इसके अलावा हमें जो फंक्शनैलिटी मिलती है वो मिलती है एक्चुएटर्स। तो स्प्रिंग बूट का जो मेन एप्लीकेशन जो है, जो मेनली फेमस है, वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए है। तो यहाँ पर क्या है कि हमको हर एप्लीकेशन के ऊपर हमको मॉनिटरिंग परफॉर्म करना है ये। तो वो सब कुछ है ये जो हमें ये एक्चुएटर्स के थ्रू जो है वो हमको यहाँ पर वो डिटेल मिलती है। तो एक्चुएटर्स के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि जो है वो हमारे कितने बिन लोड हुए हैं, हम लोग उसका स्टेट देख सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से हमको यूआरआई पैटर्न से हिट आया है एप्लीकेशन में। या फिर कौन कौन से यूआरआई पैटर्न है हमारे एप्लीकेशन में ये। फिर उसका हेल्थ चेक क्या है, कितना हीप ले रहा है, कितने थ्रेड ले रहा है, तो ये हमें सब मॉनिटर करना पड़ता है ये। तो ये हमें स्प्रिंग बूट देता है, उसके ऊपर हम लोग थर्ड पार्टी टूल लगा सकते हैं, ईएल के स्टेक या फिर प्रोमेथियस गफाना, ये लगते हैं। इस मैट्रिक्स को क्या रीड करके हम लोग विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो हमें क्या करता है ये एक्चुएटर्स का जो है वो हमको ये फैसिलिटी देता है यहाँ पर, ये बहुत काम का फैसिलिटी है ये। तो स्प्रिंग बूट में अपार्ट फ्रॉम स्प्रिंग डेवलपमेंट हमें और भी फैसिलिटी मिलती है। फिर एप्लीकेशन के लेवल पर यहाँ पर हमें मिलता है एम्बेडेड सर्वर। मैं यहाँ पर जो है वो एम्बेडेड सर्वर मिलता है, एम्बेडेड डेटाबेस की फैसिलिटी मिलती है, एच टू डेटाबेस। तो हम अपाचे, टॉमकेट, जेटी, नेटी, एम्बेडेड सर्वर जो है हमको यहाँ पर ये मिलता है, जिससे हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्विकली क्रिएट होता है। क्योंकि एक नॉर्मल एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमें थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो सर्वर है या फिर डेटाबेस से उसको हमको एडिशनली इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, माइस्क्ल, ओरेकल। तो यदि हम लोग एम्बेडेड डेटाबेस या एम्बेडेड सर्वर का यूज़ करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन काफ़ी क्विकली क्रिएट होता है। इससे हम लोग क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट काफ़ी रैपिडली होता है। जो कि अभी माइक्रो सर्विसेज से केस में रिक्वायरमेंट है कि हम लोग क्विकली किसी भी तरह के नए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकें और उस पर हम लोग अपने बिजनेस लॉजिक को राइट कर सकेंगे। फिर इसके अलावा हमें फैसिलिटी मिलता है डेव टूल का। पहले ये लाइसेंस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर परचेस करना पड़ता था,
तो स्प्रिंग बूट के अंदर ये फ्री में है ये। तो जैसे हम लोग किसी भी तरीके का चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है, सर्वर पे हमारा रिफ्लेक्ट होता है ये। तो डेव टूल का हमारे पास में फैसिलिटी है। फिर हमारे पास में जो है वो इसका एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमारे पास में CLI बेस्ड यहाँ पर जो है वो फंक्शनैलिटी भी है ये। तो ये मेजर जो है ये स्प्रिंग बूट के एडवांटेज। तो यहाँ पर जो मेन एडवांटेज जो है ये हमारे पास में है ये स्टार्टर्स, जहाँ पर हमारा जो वर्जन से रिलेटेड कॉम्पेटिबिलिटी जो है वो हमारा पेरेंट देख लेता है। इसके अंदर एक बॉम्ब का जो है होता है वो कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं ये। और जो भी मॉड्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, जस्ट हमको उसका स्टार्टर ऐड करना है, तो जो भी उससे रिलेटेड जो भी वर्जन है वो उसको क्या कर लेता है, ऑटोमेटिकली वो क्लास पाथ में ऐड कर लेता है यहाँ पर ये। और यहाँ पर क्या करेगा कि ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी कर लेता है ऑटोमेटिकली। अब ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए भी इंटरनली इसके अंदर कुछ मैकेनिज्म है। तो जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पास कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो किसके ऑब्जेक्ट बनाएगा ये, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेगा, सब कंडीशनल बेस्ड है ये। तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में उसको करना, स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो किया हुआ है ये। तो हम यहाँ पर ऑप्शनल, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कंडीशन डाल सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो ये सब हम लोग डीप में देखेंगे स्प्रिंग बूट के अंदर ही। तो ये जो भी फंक्शनैलिटी है तो स्प्रिंग बूट के अंदर कैसे कैसे वो अचीव होती है, सबका क्या क्या मीनिंग है, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन से।